नमस्कार। तेज हरियाणा और के हरियाणा के साझी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सियासत से जुड़ी आज एक बड़ी हम जो कि सियासत की इस स्टोरी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पहले हमने कालांवाली की बात की जाए, रानिया की बात की जाए, तो विधानसभा का सिलसिला हमारा आज पहुंच गया है सिरसा विधानसभा पर। क्योंकि सिरसा विधानसभा भी एक बेहद रोचक सीट है, जहां पर हर बार एक बहुत ही निर्णायक और एक मज़ेदार जो चुनावी जो फैसला है वो यहाँ की जनता करती है। लेकिन मेरे साथ बातचीत के लिए के हरियाणा के संपादक रमेश जाखड़ मेरे साथ हैं। और पिछले अगर 3 चुनावों को आप देखेंगे तो सिरसा में त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर देखने को मिला है। दास अरोड़ा जो कि एक बहुत बड़ा चेहरा जो वो कांग्रेस का रहे हैं, वो चुनाव लड़े थे और 2009 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कांडा। यहाँ पे जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला हमें 2009 में फिर से देखने को मिला। कांडा की एंट्री जैसे ही होती है तो कांडा की एंट्री के बाद त्रिकोणीय मुकाबले जो है वो हमें देखने को मिले हैं। 2009 में पदम जैन को इनेलो से 31,678 वोट मिले, लक्ष्मण दास अरोड़ा को 30,328 वोट मिले और आज़ाद उम्मीदवार कांडा को 38,147 वोट मिले। और पहली बार 2009 में कांडा जो है वो यहाँ से गोपाल कांडा जो है वो विधायक बनते। और उस समय शायद वो गृह मंत्री भी जो है वो रहे थे, कांग्रेस की सरकार उस समय हुड्डा सरकार में गृह मंत्री रहे थे। यहाँ पे जीत का मार्जिन अगर बात करूं 2009 में तो 6469 वोट, यानी कि 10,000 से फिर नीचे। ये एक दिलचस्प चीज जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। उसके बाद गुरविंदर हम लोग आ जाते हैं 2014 में। 2014 में जो है वो यहाँ पे मुख्यतः 4 लोग जो है वो आपस में कशमकश जो है वो उनके बीच में देखने को मिली थी। इनेलो से मक्खनलाल सिंगला चुनाव लड़े थे, जिनको जो है वो 46,573 वोट जो है वो मिले थे। एचएलपी से गोपाल कांडा जो है वो उनको 43,635 वोट मिले थे 2014 में। बीजेपी से सुनीता सेतिया चुनाव लड़ी थी और उनको 38,742 वोट मिले थे। और कांग्रेस से नवीन केडिया आ गए थे, उनको 97,179 वोट मिले थे। यहाँ पे गुरविंदर कांग्रेस का डाउनफॉल जो है वो 2014 के अंदर हमें देखने को मिला था, शुरू हो चुका था। क्योंकि इससे पहले 2009 में जो है वो कांग्रेस से लक्ष्मण दास अरोड़ा चुनाव लड़ते हैं तो 30,000 वोट लेते हैं। उसके बाद नवीन केडिया चुनावी मैदान में आते हैं तो उसके तीसरे हिस्से के वोट भी जो है वो नहीं ले पाए, 97,179 वोट जो वो उनको मिलते हैं। और यहाँ 2014 में अगर हार जीत के मार्जिन की अगर बात करें तो मक्खनलाल सिंगला जो है वो इनेलो की सीट पे, इनेलो की टिकट पे जो है वो जीते थे और 2938 वोटों से जो है वो जीत उनकी जो है वो दर्ज होती है। यानी कि यहाँ पे भी 5,000 से कम का मार्जिन जो है वो रह जाता है। उसके बाद 2019 में आ जाते हैं। 2019 में गोपाल कांडा जो है वो विधायक बनते हैं और अपने जो है वो उसके एचएलपी से ही जो है वो विधायक बनते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो एचएलपी से गोपाल कांडा चुनाव लड़ते हैं तो उनको 44,915 वोट मिलते हैं। और पीछे अगर बात करें तो 2014 में कांडा को एचएलपी से 43,635 वोट मिले हैं और यहाँ पे 44,900 कुछ वोट मिले हैं, यानी कि 1,500 वोट ही जो है वो प्लस हो पाए हैं। और उसके बाद गोकुल सेतिया की एंट्री होती है, जो कि इनेलो के समर्थन से, सहयोग से जो है वो चुनाव लड़ रहे थे, इंडिपेंडेंट उसको कह सकते हैं, और इनेलो का उनको समर्थन था। तो उनको जो है वो 44,313 वोट मिलते हैं। और बीजेपी से प्रदीप रातू सरिया चुनाव लड़े थे, जो कि 30,142 वोट उनको जो है वो मिले थे। और 2014 में अगर बीजेपी की बात करें तो 38,742 वोट मिले थे। यहाँ पे भी बीजेपी का डाउनफॉल जो है वो शुरू हुआ था। और 2014 में यूँ कह सकते हैं कि बीजेपी पहली बार सत्ता में आई थी और 2019 में बीजेपी की अच्छी खासी लहर देखने को मिल रही थी। उसके बावजूद भी जो है वो 8,000 वोट जो है वो बीजेपी डाउन गई है यहाँ पे 2019 में। और इंडियन नेशनल कांग्रेस से अगर बात करें तो 10,111 वोट जो है वो होशियारीलाल शर्मा जी, स्वर्गीय होशियारीलाल जी जो है वो चुनाव लड़े थे, उनको जो है वो मिले थे। कुल मिलाकर के पिछले 2 चुनाव 2014 और 19 की अगर बात करें तो कांग्रेस का कुछ डाउनफॉल जो है वो हमें देखने को मिला है। कुछ हद तक बीजेपी का डाउनफॉल भी देखने को मिला है। इनेलो का हम कह नहीं सकते क्योंकि इनेलो ने प्रत्याशी जो है वो नहीं उतारा था 2019 में। और 2014 में जो उतारा था वो जो मक्खनलाल सिंगला थे वो विधायक बने भी थे। तो 2019 में जो है वो क्योंकि परिवार का विघटन हो गया था तो इसके चलते जो वो यहाँ से प्रत्याशी नहीं उतार पाए।
तो कांग्रेस का डाउनफॉल और उसके बाद कांडा की एंट्री, कांडा लगातार जो है वो बढ़ते जा रहे थे। बीजेपी जो वो 2014 में जितने वोट लिए उतने 19 में नहीं ले पाई, और यहाँ पे गोकुल सेतिया की निर्दलीय तौर पे एंट्री हो जाती है। तो गोकुल सेतिया जो है वो बहुत बड़ा जो है वो रोल अदा यहाँ पे करते हैं। 2019 के चुनाव में 44,000 वोट जो है वो इनेलो के सहयोग से जो वो ले पाते हैं। तो यहाँ पे भी गुरविंदर, अगर 2019 में तो लगभग पता ही है कि गोकुल सेतिया जो है वो कितने वोटों से हारे थे, 602 वोटों से हार जीत जो है वो हुई थी। तो यानी कि कुल मिलाकर के ये तो पूरा डेटा जो है वो 2019 तक का जो है वो रहा है कि किस सन में किस विधानसभा पे, सिरसा विधानसभा पे कौन सी पार्टी का कहाँ पे क्या वर्चस्व रहा था। लेकिन कुल मिलाकर के अगर मैं आपको बताना चाहूँ गुरविंदर, तो जैसे ही जो लक्ष्मण दास अरोड़ा हैं उनके देहांत के बाद यूँ कहें कि कांग्रेस का लगातार जो है वो डाउनफॉल आना जो है वो यूँ कह सकते हैं कि शुरू हो चुका है। क्योंकि 2009 में लक्ष्मण दास अरोड़ा चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद उनका देहांत हो जाता है। तो उसके बाद जो है वो कांग्रेस नवीन केडिया पे भरोसा जताती है, उसके बाद होशियारीलाल शर्मा पे भरोसा जताती है। तो कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं अप नहीं हो पाई है। अब ऐसे में कांग्रेस की लगातार इस बार थोड़ा सा माहौल हमें देखने को मिल रहा है जिस तरह से हरियाणा लोकसभा में देखने को मिला। तो उसमें जो है वो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है कौन आता है, वो आने वाला समय बताएगा गुरविंदर। ठीक है रमेश, बहुत मतलब आपने डीपली तरीके से हर तरीके से इन तथ्यों को पेश किया और मैं उम्मीद करता हूं दर्शकों को ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी। रमेश, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जी। ऐसे समय में जब 2024 का चुनाव डिक्लेयर हो गया है, 1 अक्टूबर को वोटिंग होनी है, आपको क्या लगता है एचएलपी हरियाणा लोकहित पार्टी तो इस बार की सरकार में भागीदारी भी है, वो सहयोगी दल के तौर पर है, मगर अभी गोपाल कांडा ने जो सैनी के साथ भी उनकी डिप्लोमेसी हुई है, उन्होंने 15 टिकटों पर सरकार से अलायंस का भी उन्होंने मांगा है कि मुझे 15 टिकटें दी जाए, और सीधे तौर पर रानिया बंधु ने अपने जो कि धवल कांडा को भी वहाँ से अनाउंस किया है। क्या लगता है सीधे तौर पर अगर इस बार बीजेपी अपना कैंडिडेट उतारती है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी तमाम इस बात की मांग कर रहे हैं कि पिछली मर्तबा भी अच्छे खासे वोट लिए थे और उससे पिछली बार भी बात करें तो काफ़ी अच्छा वोट बैंक का बीजेपी को मिला था, तो क्या लगता है बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? और इसका सीधे तौर पर अगर बीजेपी अपना कैंडिडेट यहाँ पर उतारती है तो क्या लगता है किसको सीधे तौर पर डेट पहुँच सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिएगा सीधे तौर पे अगर इसकी बात करें तो क्योंकि गोकुल सेतिया के साथ बीजेपी का कोई संबंध है ही नहीं, और गोकुल सेतिया का अगर इनेलो अपना कैंडिडेट उतारती है, गोकुल सेतिया अगर निर्दलीय आते हैं, तो जाहिर तौर पे बात है, सीधी सी बात है कि गोकुल सेतिया को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो वही सिस्टम यहाँ पे है। हालांकि गोपाल कांडा अपनी एचएलपी से चुनाव लड़े थे और विधायक बने थे यहाँ पे, लेकिन लगातार जो वो बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में जो है वो गोपाल कांडा लगातार चलते आए हैं। पीछे भी बिना किसी शर्त के उन्होंने समर्थन दिया था 2019 में अपना विधायक बनते ही। उसके बाद जब नायब सरकार, नायब सैनी जो मुख्यमंत्री बने, तब भी बिना किसी शर्त के समर्थन दिया था। हालांकि चर्चाएं चल रही थी कि गोपाल कांडा को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन चर्चाएं की चर्चाएं रह गई। और उसके बाद अगर काम की बात करें, विकास कार्यों की बात करें, तो आज गोपाल कांडा जो है वो लगातार कह रहे हैं कि उनके प्रयासों से भारतीय जनता पार्टी के गुणगान कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत विकास कार्य किए हैं। अगर कल को इनका गठबंधन साथ नहीं रहता है, चुनाव अलग अलग लड़ने का फैसला होता है, तो जाहिर तौर पे सीधा सा ये है कि गोपाल कांडा क्रेडिट अपने आप को देने की सोचेंगे कि मैंने जो है वो भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए या मैंने जो है वो विधायक रहते हुए ये काम करवाए। तो कहीं ना कहीं वो आपस में खींचतान उनकी जो है वो बढ़ने की संभावना दिखाई दे रही है। और ऐसे में इधर बीजेपी का अगर कैंडिडेट आएगा, प्रत्याशी आएगा, तो वो कहेगा कि हमारी सरकार ने करवाया। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी का प्रत्याशी आता है तो गोपाल कांडा पे हल्का सा असर इसका हमें जो है वो देखने को और मिल सकता है। और जाहिर तौर पर उसका सीधा जो क्रेडिट है वो सरकार को ही मिलेगा और बीजेपी को ही मिलेगा उसका। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सरकार को तो जाना ही है, क्योंकि अभी गोपाल कांडा जो कर रहे हैं तो सरकार के गुणगान कर रहे हैं। सरकार के गुणगान करते हुए सरकार के साथ लग के जो है वो विकास कार्य करवाने की बात लगातार कही जा रही है। तो ये बाद में भी तो जो है वो सरकार ने करवाए तो सरकार के साथ ही रहेंगे। हाँ, अगर कांग्रेस से विधायक होते या उनके साथ
अलायंस में ना होते तो गोपाल कांडा अगर अपने प्रयासों से अपने विधायक कोटे का पैसा लेकर के आके अगर इस तरह से करवाते, जैसे कालावाली में शिषपाल केरवाला है या डबवाली में विधायक अमित सिहाग है या ऐलनाबाद में अभय चौटाला है, वो अगर विकास कार्य गिनवाए हैं कि ये करवाए हैं तो उनके प्रयासों से करवाए हैं, वो पैसा लेकर के आए। लेकिन यहाँ पे गोपाल कांडा तो बीजेपी का हिस्सा है, अलायंस है उनका, तो वो जो है वो कहीं ना कहीं उसके साथ अटैच करके जो है वो जोड़ के देखा जा रहा है। ठीक है रमेश, क्या लगता है, क्योंकि जब उन्होंने बिना शर्त के खट्टर सरकार को भी समर्थन दिया, उसके बाद सैनी सरकार को भी दिया, लेकिन चर्चा ये थी कि उनको मंत्रिमंडल में लिया जा सकता है, मगर बीजेपी ने उनको मंत्रिमंडल में लिया नहीं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार ने मतलब एक हलोपा का विधायक होने के तौर पर उनको तवज्जो नहीं दी? ठीक है, उनके भाई ने बीजेपी को जरूर ज्वाइन किया, उन्होंने ऐलनाबाद से उपचुनाव भी लड़ा, तो क्या लगता है बीजेपी इस बात को लेकर कितनी आपको गंभीर नजर आती है कि हलोपा के साथ कोई अलायंस होगा, या फिर ये भी चर्चा चल रही है कि सिर्फ बीजेपी अगर ज्वाइन करने पर ही उनको टिकट मिल सकती है? बिल्कुल, देखिएगा अभी पीछे अमित शाह यहाँ पे आए थे, केंद्रीय गृह मंत्री, तो उनका जो है एक बयान सुनने में आया था, लगातार सोशल मीडिया पे चर्चाएं चली थी कि उनका साफ तौर पे यही बयान था। हरियाणा में जब कमेटी की मीटिंग थी उनकी प्रदेश स्तरीय, तो उसमें कहा था कि हरियाणा में उनका किसी के साथ कोई गठबंधन नहीं है और हरियाणा में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी। तो इस तरह के अगर जब केंद्रीय नेतृत्व ने मना कर दिया तो अब जो प्रदेश का नेतृत्व है वो क्या डिसीजन लेता है उस पर जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि हालांकि अभी तक नायब सैनी भी जो है वो यहाँ पे आए थे, लंच डिप्लोमेसी जब हुई थी तो उस समय कह के गए थे कि गठबंधन है इनका जो है वो एचएलपी के साथ, लेकिन उसके 2 दिन बाद जो है वो अमित शाह जो है वो इस चीज को डिनाई कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी खींचतान जो है वो लगातार अभी जारी है। अभी आने वाले समय में क्या इस गठबंधन पे पक्की मुहर लगती है, क्या गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ा जाता है या नहीं लड़ा जाता, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी अगर बात करें तो गोपाल कांडा 3 मेंबर हैं अभी चुनाव लड़ने वाले कांडा के परिवार से। गोपाल कांडा खुद है और गोविंद कांडा है और धवल कांडा है, तो तीनों ने जो है वो अलग अलग स्ट्रेटजी जो है वो यहाँ पे गोपाल कांडा की देखिएगा कि अपना रखी है। इधर धवल कांडा को जो है वो एचएलपी की तरफ से उम्मीदवार घोषित कर दिया कि एचएलपी से धवल कांडा लड़ेगा, और उधर बीजेपी से जो है वो गोविंद कांडा बीजेपी में है क्योंकि पीछे उपचुनाव भी उन्होंने जो है वो ऐलनाबाद का लड़ा है बीजेपी के टिकट पे, तो बीजेपी से वो है। और सिरसा में जो है वो गोपाल कांडा खुद इंडिपेंडेंट या यूं एचएलपी से कह सकते हैं कि एचएलपी से चुनाव लड़ने की इच्छुक है या चुनाव लड़ने की लगातार चर्चा चल रही है कि गोपाल कांडा वो कह रहे हैं कि मैं सरकार के भी साथ हूं। तो अगर उनकी गठबंधन हो गया सरकार के साथ फिर तो ठीक है, भाजपा के साथ, फिर तो वो भाजपा से जो है वो ये चुनाव लड़ लेंगे, अगर तीनों ही चुनाव लड़ लेंगे भाजपा से। अगर नहीं होता है तो गोविंद कांडा जो है वो भाजपा से चुनाव लड़ेंगे और गोपाल कांडा और धवल कांडा जो वो अपने हलोपा से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चर्चा ये भी चल रही है कि अब गोपाल कांडा जिस तरह की शर्तें जो अब रख रहे हैं, तो बीजेपी भी एक शर्त ये चर्चा आ रही है कि रख रही है कि गोपाल कांडा भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ले और उसके बाद जो है वो कुछ सोचा जा सकता है कि चुनाव लड़वाया जाए या ना लड़वाया जाए। तो अब गोपाल कांडा मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे या भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनके पास एक अल्टरनेट है और हलोपा अल्टरनेट है, हलोपा से चुनाव लड़ सकते हैं। और उस हलोपा से 2 बार चुनाव लड़ा है उन्होंने, 3 बार, और तीनों बार ही जो है वो बहुत अच्छा जो है वो परफॉर्मेंस उनकी जो है वो रही है। 2 बार तो उसमें से विधायक भी बने हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि कहीं ना कहीं बीजेपी में जा करके बीजेपी का पटका पहन करके अपनी हलोपा छोड़ करके और बीजेपी में जाएंगे तो उससे जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है रमेश, आखिरी 2 सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रह जाते हैं। हम पलटकर वापस कांग्रेस पर आते हैं, क्योंकि पिछले 2 टर्म के चुनाव में 19 और 14 का हम देखें तो कांग्रेस के लिए डाउनफॉल है वो बहुत गहरा आघात एक तरीके से कांग्रेस के वोट बैंक पर लगा है। लेकिन इस बार जब सत्ता में वापसी केंद्र में भी कांग्रेस ने की है, 5/5 हरियाणा में हुआ है और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ कुमारी शैलजा ने एक बतौर सांसद के तौर पर यहाँ से जीत दर्ज की है। आपको क्या लगता है उनका अच्छा खासा प्रभाव सिरसा सीट पर भी है, और ऐसा माना जा रहा है कि सिरसा की सीट उन्हीं के कोटे से आ सकती है या हुड्डा को खेमे से भी आ सकती है। लेकिन क्या लगता है कांग्रेस की सीट का जो जब यहाँ पर निदान होगा तो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस इस बार इस त्रिकोणीय मुकाबले में निभा सकती है? और सीधे तौर पर जब गोकुल सेतिया सामने हैं और उधर गोपाल कांडा के बीच में अगर मुकाबला है तो कांग्रेस कहां स्टैंड करती है? कितनी बड़ी आपको लगता है कि इस बात को लेकर इस बार टाइट फाइट हो सकती है यहाँ पर?
जी बिल्कुल गुरविंदर, देखिएगा इसमें पहले तो सिरसा में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी बात कर लेते हैं कि सिरसा में, क्योंकि लगातार जो चर्चाएं यही हैं कि कांग्रेस का अभी एक प्रत्याशी फाइनल नहीं है। सिरसा में अगर कोई बड़े चेहरे की बात करें तो जिस प्रकार से बड़ा चेहरा जिसको कह सकते हैं वो देखने को नहीं मिल रहा अभी तक तो। हाँ। कि जैसे लक्ष्मण दास अरोड़ा थे, जीत भी दर्ज की, अच्छे खासे वोट भी जो है वो उन्होंने लिए थे, लेकिन उस तरह का कोई चेहरा जो है वो कांग्रेस के पास नहीं है। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रत्याशियों की बात करते हैं। राजकुमार शर्मा है जो कि स्वर्गीय होशियारीलाल शर्मा के बेटे हैं। नवीन केडिया हैं जो पीछे चुनाव लड़े थे और पीछे चुनाव में जो 9700 वोट आए, यानी कि 10,000 से भी नीचे आए हैं। उसके बाद वीरबान मेहता हैं, आनंद बियानी हैं, राजन मेहता हैं। राजन मेहता और वीरबान मेहता पिता पुत्र आगे दोनों ने अप्लाई कर लिया। और मोहित शर्मा है, मोहित शर्मा भी यहाँ पे अगर बात करें तो राजकुमार शर्मा के बेटे हैं। वो भी जो है वो युवा की दौड़ में आते हैं कि युवाओं को अगर कोटा मिलता है तो उनके हिस्से में आ सकती है। और उसके बाद अगर बात करें तो पुनीता रानी है, ये महिला कोटे से भी आ सकती हैं। और करण चावला है और अमीरचंद चावला है, ये पिता पुत्र यहाँ पे फिर रहे, करण चावला और अमीर चावला। प्रेम शर्मा है, कपिल सरोगी है और कृष्णा फोगाट हैं, ये भी महिला चेहरा है जो कि इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ करके अभी बीजेपी इसमें कांग्रेस में आई है। और इसके अलावा रणधीर सिंह है और मुंशी राम शोरान है, ये हैं। इनमें जो है वो अगर बात करें तो कोई इतना बड़ा चेहरा हमें नहीं लगता कि कोई बड़ा चेहरा हो कि जिसके आते ही एक तरफा माहौल जो है वो हो जाए। तो अब इसमें अगर बात करें तो कांग्रेस पिछले 2 प्लान के अंदर अगर बात करें तो कांग्रेस लगातार डाउनफॉल 10,000 के आसपास जो है वो घूमती रही है। सीधे तौर पर एक 9,000 एक 11,000, 2 चुनाव में 20,000 वोट भी नहीं ले पाई कांग्रेस। हाँ 20,000 तो प्लस कर गई होगी, लेकिन 22,000 कह सकते हैं कि 22,000 जो है वो नहीं ले पाई है। तो इतना डाउनफॉल आने के बाद अब चाहिए यहाँ पे कांग्रेस को एक बड़ा चेहरा जो एकदम से आकर के ये 22,000 तो कवर करे ही करे, ये जो जमानतें जब्त हुई है इसके साथ जो इतना प्लस और करे ताकि कांग्रेस जो वो एक सम्मानजनक स्कोर की ओर जो वो जा सके। जीत तो एक बार दूर की बात है, पहले जो है वो कांग्रेस को सम्मानजनक स्कोर जो है वो तय करना होगा, उसके लिए एक बड़ा चेहरा चाहिए। बड़ा चेहरा अभी है नहीं। और हाँ ठीक है, कुमारी शैलजा का यहाँ पे प्रभाव ठीक है, उनके रसूख से क्योंकि वो बड़ा चेहरा है तो उनके रसूख से जो है वो कुल मिलाकर के यूँ कह सकते हैं कि कांग्रेस जो 10,000 कांग्रेस जो है वो पिछले 2 चुनाव में देखने को मिल रही थी, तो कुछ जो है वो बढ़ सकती है। चाहे किसी को भी टिकट दे दे तो कुछ एक हद तक जो है वो बढ़ सकती है। लेकिन अगर यहाँ पे चाहे कोई बाहर से भी कैंडिडेट ले आए, अगर कोई बाहर से भी कैंडिडेट लाते हैं, बड़ा चेहरा होता है तो कांग्रेस यहाँ पे कहीं ना कहीं फाइट देती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा गोकुल सेतिया, गोपाल कांडा और इनेलो से अगर गोकुल सेतिया इनेलो के साथ सपोर्ट से आते हैं तो जो है वो गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा के बीच में जो है वो टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। बीजेपी भी जो है वो कहीं कम नहीं है यहाँ पे। बीजेपी से भी जो है वो इस बार पवन शर्मा है, वो जो है वो चुनाव विनोद स्वामी वो जो है वो चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं बीजेपी से इस बार, क्योंकि पीछे जो वो सुनीता सेतिया ने चुनाव लड़ा और उसके बाद प्रदीप रातूसरिया ने चुनाव लड़ा, तो इन्होंने भी जो अच्छा स्कोर जो है बीजेपी के लिए किया था। तो इस बार जो है वो विनोद स्वामी जो है वो भी लगातार बीजेपी के कैडर में रहे हैं, काफ़ी सारे उनके पास पदभार रहे हैं, वो भी जो है वो चुनाव लड़ने की इच्छा जो है वो जाहिर कर रहे हैं। शायद प्रत्याशियों की लिस्ट में है, उनको भी जो है वो टिकट मिल जाए तो मुकाबला जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा गोकुल सेतिया और गोपाल कांडा, इन दोनों के बीच में मुकाबला रहने की संभावना ज्यादातर दिखाई दे रही है, क्योंकि बाकी प्रत्याशी आने के बाद ही पता चल पाएगा गुरविंदर। अब गोकुल सेतिया मुकाबले में क्यों है उसका मैं रीजन बताना चाहूंगा। देखिएगा जो बात हुई है, जो सामने दिखा है, उसको जो है वो आंखें बंद करके इग्नोर नहीं किया जा सकता। यहाँ पे गोकुल सेतिया का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो नारायण खेड़ा में टंकी आंदोलन हुआ, उस टंकी आंदोलन में जितने तक आंदोलन वो चला, सुबह से लेकर के शाम तक गोकुल सेतिया वहां पे अपनी हाजिरी जो है वो लगाते हुए दिखाई दे रहे थे। ना उनको माइक का शौक उन्होंने जताया कि मुझे माइक अगर दोगे तो ही मैं यहाँ पे आऊँगा,
गांव के लोगों पे, किसानों पे छोड़ दिया उन्होंने कि अगर आप माइक पे बोलने दोगे तो एक किसान के नाते राजनीति में यहाँ पे कोई बात नहीं करूंगा, एक किसान के नाते मैं अपनी बात रख दूंगा, अगर नहीं दोगे तो नहीं रखूंगा। उसका लास्ट में जो है वो जब खत्म हुआ था धरना, तो मैंने इंटरव्यू भी किया था गोकुल सेतिया का, तो एक तो वो भागीदारी उनकी जो वो यहाँ वहाँ पे देखने को मिली। उसके अलावा लगातार मुद्दे जो उठाते रहते हैं, लाइव आकर के सिविल हॉस्पिटल में गरीब गुरबे के वो मुद्दे जो है वो गोकुल सेतिया उठाते रहते हैं, तो उनके टच में लगातार जो है वो बने हुए हैं। इसके अलावा सबसे यूनिक चीज अगर मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँ तो वो ये है कि जब घग्गर में फ्लड आया था पिछले साल, उस फ्लड में गोकुल सेतिया अपने सफेद कुर्ते पायजामे की परवाह किए बिना, यानी कि इस पे दाग लग जाएंगे, उस दाग की परवाह किए बिना गोकुल सेतिया जाके किसानों के बीच में, और जो पानी जो मटमैले कलर का जो पानी था उस पानी के अंदर उतरते हैं गोकुल सेतिया, और अपने हाथों से जो ये बैग है मिट्टी के भरे हुए वो उठाने के लिए किसानों के साथ जुट जाते हैं। वो तस्वीर जो है वो गुरविंदर आज तक किसी भी नेता की हमें देखने को नहीं मिली। इसीलिए मैं ये गोकुल सेतिया का जिक्र जो है वो कर रहा हूँ कि गोकुल सेतिया ने जो वो काम किया, अगर वो कोई और नेता कर लेता तो उसका भी जिक्र करता, लेकिन कोई और किसी भी नेता ने यहाँ पे नहीं किया, तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में वो वीडियो जो है वो आगे वायरल होंगी, वो चलेंगी, तो उसका बेनिफिट गोकुल सेतिया को सीधे तौर पर उनका लोगों के साथ लगाव, जुड़ाव और जनता के बीच में रहना उनका बेदाग छवि के तौर पर एक अपने आप में एक मिरर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा एक प्रत्याशी, एक चेहरा और भी है, सीए दरवेश स्वामी, वो भी जो है वो काफी अच्छा जो है वो यहाँ पे हमें यूं कहें कि समीकरणों पे प्रभाव डालते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, और जितने भी ये सिरसा की राजनीति में जितने भी नेता हैं, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पढ़े लिखे दरवेश सीए दरवेश स्वामी ही होंगे, क्योंकि उन सीए हैं और अच्छी खासी जानकारी है उनको कि मुद्दे किस प्रकार से उठाने हैं, आर्थिक व्यवस्था कैसे सही होगी, कैसे क्या कुछ होगा। और उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो जारी किया गुरविंदर, उसमें किसानों के लिए बहुत ही अच्छी और यूनिक चीजें जो है वो लेकर के आ रहे हैं। मैं पीछे इंटरव्यू भी उनका करके आया था, तो उसमें उन्होंने बताया था किसानों को पीछे धकेला जा रहा है, किसान को आगे लेकर के आने की कोई जो है वो सुध नहीं ले रहा है। तो उनका साफ तौर पर कहना है कि किसानों को आगे लाने के लिए और इसके अलावा इस शहर के विकास के लिए, इस सिरसा विधानसभा के विकास के लिए उनके पास ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो ये नेता जो है वो कभी सोच भी नहीं सकते, वो लेकर के वो आ रहे हैं। हालांकि निर्दलीय तौर पे चुनावी मैदान में जनता उन पे कितना भरोसा जिताती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अगर उनको देखना चाहते हैं तो एक बार वो इंटरव्यू जो है वो उनका जरूर देखना चाहिए और उनका स्पीच जो है वो एक बार जरूर सुनना चाहिए। ठीक है रमेश, आखिरी सवाल मैं 2 पॉइंट के साथ आपसे पूछ लेता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अभी हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी भी 90 की 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो क्या लगता है सिरसा सीट पर आम आदमी का कितना प्रभाव आपको नजर आता है? दूसरा, बीएसपी प्लस आईएनएलडी का जो इस बार अलायंस है, अगर वो अपने समर्थित कैंडिडेट गोकुल को इस बार यहाँ से उतारती है, नेलो अगर उनको समर्थन देती है, तो कैसे देखते हैं आप इस बार जो मुकाबले में एक बहुत बड़े मतलब पहले से ही अंतर के साथ और सहानुभूति के साथ इस बार गोकुल कितना प्रभावशाली आपको चेहरा लग रहा है? हाँ बिल्कुल देखिएगा, क्योंकि पिछली बार इनेलो का अकेले का समर्थन था और इनेलो 2 फाड़ हो चुकी थी, उसमें भी गोकुल सेतिया जो है वो 600 वोटों से पराजित होते हैं। और लास्ट में कहा जा रहा है कि गोकुल ने जो है वो अपना थोड़ा सा चुनाव संभालने की बजाय जो वो कहीं और ध्यान लगा दिया था, वो मैं नहीं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर वो अपने चुनाव पे ध्यान लगाते तो शायद वो जीत जाते, ऐसी चर्चाएं बाद में चली भी थी। इस बार बीएसपी का इनेलो के साथ गठबंधन है और अगर वो एज इट इज आ जाते हैं ऐसे कैसे, मुझे नहीं लगता कि इनेलो बीएसपी का गठबंधन के साथ बिना पार्टी ज्वाइन किए हुए दोनों पार्टियां जो उनको समर्थन करेंगी, संभावनाएं कम ही लग रही हैं। बाकी अगर लग भी आ भी जाते हैं तो गोकुल के लिए बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट होगा। दूसरी चर्चा ये चल रही है कि गोकुल सेतिया कांग्रेस के भी लगातार संपर्क में है, पीछे चर्चाएं भी चली थी। अब हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है वो तो अब नहीं कह सकते, लेकिन अगर कांग्रेस से गोकुल सेतिया आ जाते हैं
तो कहीं ना कहीं जो है वो गोकुल सेतिया अपना मुकाबला जो है वो देते हुए दिखाई देंगे और कांग्रेस का भी जो है वो काफ़ी अच्छे स्तर पे जो है वो एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर जो है वो देखने को मिल सकता है। और उसके बाद रही बात आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी का भी अच्छा खासा रुझान हम सिरसा में कह सकते हैं, क्योंकि पंजाबी बेल्ट में तो आम आदमी पार्टी जो है वो नीचे नीचे जा करके, पीछे भी हमने जिक्र किया था जब हमने कालांवाली और रानिया का जिक्र किया था, तो नीचे नीचे जो है वो आम आदमी पार्टी लोगों को अपने साथ जोड़ रही है। और इसी का रीजन है कि जिला परिषद में जो वो आम आदमी पार्टी के 6 जो पार्षद जो वो जीत करके आए थे पूरे सिरसा जिला से, तो कहीं ना कहीं गरीब वर्ग पे कहें तो आम आदमी पार्टी जो है वो कुछ ना कुछ हद तक जो वो इफेक्ट डाल सकती है। तो उसका जो है वो कहीं ना कहीं अगर बेनिफिट जाएगा तो वो यूँ कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को उसका बेनिफिट जो है वो आम आदमी पार्टी जितनी भी ज़्यादा बढ़ेगी तो उसका हम कह सकते हैं, क्योंकि पीछे चर्चाएं चली भी थी कि आम आदमी पार्टी अगर जहाँ पे मुकाबले में होती है या त्रिकोणीय मुकाबला होता है तो वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को जो है वो बेनिफिट मिलता है, क्योंकि 2 गुटों के बीच में जो आपस में लड़ाई करते हैं उसमें से बीच में से भाजपा जो है वो निकल जाती है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी अगर स्ट्रांग होती है तो भाजपा को जो है वो बेनिफिट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और त्रिकोणीय मुकाबला जब यहाँ पे बन जाता है, यहाँ पे 4 कोणीय मुकाबला जो है वो इस बार बनने की संभावना है। एक गोकुल या कांग्रेस से बात कर ले, कांग्रेस, बीजेपी, गोपाल कांडा और इनेलो बीएसपी, 4 कोणीय मुकाबला जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इनेलो जो है वो इस बार बीएसपी के गठबंधन के साथ, बाकी और हरियाणा भर की तो नहीं कह सकता, लेकिन सिरसा जिला की अगर बात करें तो एक जोरदार वापसी के साथ जोरदार जो है वो वापसी करती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है रमेश, बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। और ये था सिरसा विधानसभा सीट का पूरा रिकॉर्ड, पूरा ब्यौरा जो कि हमने आंकड़ों तथ्यों के साथ आपके सामने रखा है। और इस बार बहुत ही रोचक मुकाबला इस बार भी जो कि 2024 के चुनाव में सिरसा विधानसभा से देखने को मिलेगा। लेकिन तमाम जो इस बार के आंकड़े हैं वो कहीं ना कहीं निर्भर करते हैं कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा। क्या गोकुल की वापसी कांग्रेस में हो जाती है या फिर वो एक समर्थन के तौर पर आईएनएलडी के साथ ही रहकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि गोकुल और कांडा की जो एक बहुत इस बड़े मुकाबले में कहीं ना कहीं कांग्रेस का चेहरा भी बहुत कुछ तय करेगा। और ऐसे में जेजेपी भी अभी आने वाले वक्त में अपना चेहरा उतारेगी, उसका कितना असर सिरसा की विधानसभा सीट पर देखने को मिलता है। लेकिन आईएनएलडी और बसपा इस बार किस परफॉर्मेंस के साथ किस चेहरे पर अपना दांव खेलती है या फिर गोकुल को ही मौका मिलता है, तो निश्चित तौर पर इस बार बहुत ही निर्णायक जो यहाँ पर मुकाबला देखने को मिलेगा। खैर, आपकी राय हम देखेंगे कमेंट सेक्शन में। दोनों चैनल पर जाकर अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और फेसबुक पर हमारे के हरियाणा और तेज हरियाणा को फॉलो करिए, लाइक करिए। और यूट्यूब पर है तो दोनों चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।